मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी 8th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4। आपको पता है आपकी ज्योग्राफी में कुल 6 चैप्टर हैं। तो आज हम लोग चौथा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बाकी के 2 चैप्टर भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग उसे भी देख लेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग साथ के साथ तैयारी करते चल रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको आंसर्स भी बताती हूँ। तो वीडियो का पैटर्न सेम ही रहेगा। पहले हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे। आंसर्स मैं आपको लिख के बताऊंगी, ताकि अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो आपके समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको सचमुच वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी आगे पढ़ सकें, है ना, उनकी भी मदद हो सके। चलिए, तो पढ़ने वाले हैं आज हम चैप्टर नंबर 4 क्लास 8 का। तो ये चैप्टर का नाम, जैसे कि आप जानते हैं, क्या है, कृषि, है ना। तो कृषि का क्या मतलब होता है, यहाँ देखिए कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पे। यस, क्या है ये, पेड़ पौधे, है ना। तो देखिए यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे, और उन्होंने वहाँ देखा कि कुछ किसान जो है वो जुताई कर रहे हैं। तो किसानों ने उन लोगों से कहा कि भाई हम गेहूँ बोने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग जुताई कर रहे हैं। तो आप जब समझते हैं जुताई का मतलब क्या होता है। जुताई का मतलब होता है मिट्टी को ढीला करना। जो आपकी मिट्टी होती है ना, मान लीजिए ये आपकी सब मिट्टी है, तो मिट्टी ये धसी हुई होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि ऊपरी जो मिट्टी की लेयर होती है वो जनरली बंजर हो चुकी होती है, बहुत ज़्यादा मतलब उपजाऊ नहीं रहती है। तो क्या करते हैं कि आपके जो ट्रक होते हैं, ट्रैक्टर जिसे हम कहते हैं, ट्रैक्टर या फिर आपकी बैलगाड़ी वगैरह जो होती है, उनसे ना फौड़ा टाइप का एक चीज़ होती है, वो हल टाइप की जिसे हम बोलते हैं ना, उससे ये लोग क्या करते हैं, मिट्टी को सारा पलट देते हैं, ठीक। और उसके साथ साथ उसमें खाद मिला देते हैं, ताकि मिट्टी जो है वो अच्छी हो जाए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि देखिए अब हम लोग इसे उपजाऊ बनाने के लिए खाद भी डालेंगे, और उसके बाद फिर गेहूँ उग आएगा हमारा। तो फिर गेहूँ अच्छी कीमत पे मंडी में बिकेगा, और मंडी में बिकने के बाद वो आटे में बदलेगा। तो हम आटे से अपनी रोटी भी बना सकते हैं, और वरना तो ये कारखाने में जाएगा, जिससे डबल रोटी और बिस्किट बनेगी, जो हम लोग बाद में लेकर खाते हैं, है ना। तो किसानों ने इसे समझाया ये सब। अब देखिए आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, आपको समझ में आ गया कि अच्छा मैम खेती की बात होगी, है ना। तो देखिए यहाँ आपको बताया गया है कि ये जो आपके खेती के या फिर जो भी है, कोई भी हमारे देश की जो जनसंख्या है वो मुख्यतः 3 कामों में निर्भर करती है, जिसमें हम बोलते हैं प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय काम, ठीक है। ये 3 प्रकार की कार्य होती हैं, क्रियाएं होती हैं किसी भी देश में जर्नली, ठीक है। तो प्राथमिक क्रियाएं किन्हें कहा जाता है, प्राथमिक क्रियाएं उन्हें कहा जाता है जिनका संबंध सीधा आपका प्राकृतिक संसाधन से होता है, जैसे कि खेती बाड़ी या पशुपालन या मछली पालन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब आप इसको याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि कितनी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, सबको लिखिए। या ऐसा आ जाता है कि प्राथमिक क्रिया से आप क्या समझते हैं बताइए, या कभी कभार ऐसा आ जाता है कि द्वितीय क्रिया जो है उनके कुछ उदाहरण दीजिए, है ना, या तृतीय क्रियाओं के उदाहरण दीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो बता देते हैं यहाँ पे कि प्राथमिक क्रियाएं उन क्रियाओं को कहा जाता है जो सीधा प्राकृतिक संसाधन से हमें मिलती है, जैसे कि आपकी खेती बाड़ी हो गई, है ना, पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, या फिर मछली पालन हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ आपको दिया भी गया है। इसके बाद द्वितीय क्रियाएं उनको कहा जाता है जिसमें हम क्या करते हैं, इनसे कोई दूसरी चीज़, यानी प्राथमिक जो क्रियाएं होती है, प्राथमिक जो वस्तुएं होती है, उनको लेते हैं और उनको मूल्यवान वस्तुओं में बदल देते हैं। जैसे कि अभी आपने ऊपर पढ़ा कि आटे से क्या गेहूँ से क्या बना, आटा मूल्यवान हो गया। गेहूँ आप लेने जाएंगे आपको मिलेगा 5 रुपये किलो, आटा आप लेने जाएंगे आपको मिलेगा 30 रुपये किलो, हो गया ना मूल्यवान। तो क्या होता है कि जो प्राथमिक क्रियाओं के ज़रिए हमें चीज़ मिलती है, उनको फैक्ट्री या तकनीक के ज़रिए अधिक मूल्यवान बना देते हैं, ठीक है। ये आपकी द्वितीय क्रियाएं होती हैं, ठीक है। इसके बाद तृतीय क्रियाएं क्या होती है, तृतीय क्रियाएं जो होती है वो प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं को सेवा प्रदान करती है, जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, है ना। यानी ये थोड़े पढ़े लिखे टाइप के लोग इसके अंतर्गत आते हैं, टीचर्स, ये सब जो है ये सब आपके तृतीय क्रियाओं में आते हैं, ठीक है।
तो आप तीनों क्रियाओं को पढ़ लेंगे। आगे पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, यानी कृषि जो है वो भी एक आपकी प्राथमिक क्रिया है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही कृषि है, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। इसका लिखा है फलों, सब्जियों, फूलों, है ना, इनको उगाना या पशुधन पालन करना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक, और हम बताएं हमारे भारत की 2/3 जो जनसंख्या है वो आज भी कृषि पर ही निर्भर करती है। और आप लोग जानते हैं ना, अभी भी देखिए कृषि आंदोलन चल रहा है। अब देखिए आपका नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखा है कि जब भी हम खेती करने जाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो अनिवार्य है, जिनके बिना खेती हो ही नहीं सकती। उसमें नंबर 1 है अनुकूल स्थलाकृति। अनुकूल माने होता है जो आपके फेवर में हो, है ना, यानी कि अच्छी ज़मीन का होना। फिर उसके बाद मृदा यानी मिट्टी का अच्छा होना, जलवायु का अच्छा होना, तभी तो हम अच्छे से कृषि कर पाएंगे, खेती कर पाएंगे। ठीक है, जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है उसे हम लोग कृषिगत भूमि कहते हैं। तो आपका अक्सर क्वेश्चन आ जाता है 1-2 नंबर में, ये डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आपके जनरली 1-2 नंबर में ही पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई कृषिगत भूमि किसे कहा जाता है, बताइए। तो आप बता देंगे कि जिस भूमि पर कृषि की जाती है या फसलें उगाई जाती हैं उसको हम लोग कृषिगत भूमि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आप नीचे, आपको ना इसके अभी नीचे जब हम नेक्स्ट पेज निकालेंगे तो उसमें आपको कुछ बल्कि महाद्वीप जो हैं, उन महाद्वीप में उन एरियो को अंकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है ग्रीन कलर से, जो एरियाज़ आपके उसमें आते हैं जहाँ खेती होती है जनरली। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं उसको भी हम लोग। ये देखिए, ये आपके सारे महाद्वीप हैं। आप लोगों को महाद्वीप के नाम याद है ना, 1 2 3 4 5 6 और नीचे ये 7 है ना। तो ये जो आपको एक ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ना, ये सारे आपके जो हैं ये किस में आते हैं, ये सब एरिया जो है ये आपका खेती हो रही है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे आपको लिखा है ना उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, है ना। फिर उसके बाद क्या, ये आपका एशिया, ये आपका यूरोप, ये आपका वो हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका आ गया क्या, ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो ये सब चीज़ें आप इसे देख लेंगी और इसे आप लोग कर लेंगे। ये आपका जनरली पेपर में नहीं आता है, ये बस आपको यहाँ दिखा दिया गया है, तो आप लोग इसे देख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें यहाँ लिखा है एग्रीकल्चर, ठीक है, सैलरी कल्चर, फिर क्या है पीसी कल्चर, फिर क्या है ये वीटी कल्चर, और उसके बाद क्या है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अब ये क्या होते हैं इनको जानते हैं। तो यहाँ डिफाइन भी किया गया है इनको। ठीक है, एग्रीकल्चर जो होता है वो आपका कृषि से जुड़ा हुआ होता है, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, है ना, उसके बाद पशुपालन करना, उसके बाद आपका जो भी है विज्ञान, कला, ये सारी चीज़ें, खेती बाड़ी, ये सब आपके किसके अंदर आते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर सेरीकल्चर की। तो सेरीकल्चर क्या है, इसमें क्या करते हैं, रेशम का जो कीड़ा होता है उसको पाला जाता है। ठीक है, ये व्यापार की दृष्टि से की जाती है, वाणिज्य लिखा है ना, ये व्यापार की दृष्टि से होती है। रेशम का कीड़ा उगाया जाता है और उसके बाद उससे जो है रेशम को बनाया जाता है, रेशमी कपड़ा आप लोग जानते हैं ना, वही चीज़। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे पीसी कल्चर की, तो पीसी कल्चर में आपका मछली पालन आता है, जिसमें क्या करते हैं आसपास तालाब और ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं और उसके अंदर मछलियों को पाला जाता है और उनकी अच्छे से देखभाल की जाती है। जब वो बड़ी हो जाती हैं और थोड़े बहुत बच्चे वगैरह भी दे देती हैं, काफ़ी सारी तादाद में हो जाती हैं वो, फिर उनको ले जाके मार्केट में बेच दिया जाता है। तो ये भी वाणिज्य ही होता है जनरली। ठीक है, अगर हम बात करें विटीकल्चर के बारे में, तो ये आपकी अंगूर की खेती होती है, जो आप लोग जानते हैं कि आपकी जो ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उनको बनाने में काम आती है ना। तो ये सारी व्यवसाय की दृष्टि से की जाती है, वाणिज्य हैं ये सारी। इसके बाद बात करते हैं अगर हम लोग हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियां, फल फूल इनको उगाना। यानी कि ऊपर जो आपकी सिंपल सी जो एग्रीकल्चर है ये हम अपनी खुशी से भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी कर सकते हैं, है ना, और थोड़ा बहुत डेकोरेशन वगैरह सिंपल सा कर सकते हैं। लेकिन क्या है, जो आपका हॉर्टिकल्चर होता है ये हम लोग व्यवसाय की दृष्टि से ही करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम बड़े पैमाने पर खेती करेंगे, फसल बोएंगे और उसके बाद उसको मार्केट में बेच के पैसे कमाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कृषि तंत्र। तो अब कृषि तंत्र क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो लिखा है कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक पूरा साइकिल चलती है ना, एक पूरा प्रोसेस होता है। इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है भाई, पहले हमें निवेश करना पड़ता है, बीजें लाना पड़ती हैं, उर्वरक लाना पड़ता है,
मशीनों का इस्तेमाल होता है, श्रमिक चाहिए, है ना। तो इस तरह से क्या मतलब है कि ये पूरी चीज़ें, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो ये पूरा एक तंत्र बन जाता है। हर चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई मतलब ये नहीं है कि हम और आप कोई भी करने खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो इसके लिए है बस वही कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जुताई होती है, बुआई होती है, ठीक है, सिंचाई, कटाई, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, जिसके लिए बहुत सारे पैसों की और बहुत सारे अलग अलग जो आपकी तकनीकी चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति, किस तरह से कृषिगत भूमि है, इसमें जुताई, बुआई, छिड़काव सब कर रहे हैं। फिर किस तरह से फसल मिलती है ना। किस तरह से पहले आपने निवेश किया, मशीन लाए, बीज लाए, रासायनिक पदार्थ लाए, यानी फर्टिलाइज़र वगैरह जो होते हैं आपके, खाद वगैरह, है ना, वो सब लेके आए। फिर आपने इसको अच्छे से बोया, इंसान का श्रम लगा, है ना, मेहनत लगी, और लास्ट में जब सब कुछ अच्छे से हो जाता है तो फिर आपको फसल मिल जाती है ना। इसी तरह से अगर हम भौतिक निवेश की बात करें तो देखिए, भौतिक निवेश में हमें सूर्य का प्रकाश चाहिए, वर्षा चाहिए, मृदा चाहिए, ढाल, तापमान, ये सारी चीज़ें चाहिए, है ना। मानवीय निवेश की बात करें तो भाई हमें एक इंसान का क्या चाहिए, भंडार चाहिए, श्रम, मशीन, रसायन, तो ये सब तो इंसान ही लाता है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें कृषि में निवेश करना पड़ती हैं। उसी के बाद हमें जो भी चीज़ है वो मिलती है, जिससे हम लोग बड़े आसानी से वेस्ट कर देते हैं ना। ढेर सारा खाना प्लेट में निकाला, नहीं खाया गया, उसे जाके थ्रो कर दिया, मम्मा नहीं खाया जा रहा है ना। तो ये चीज़ें गलत हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो वो बहुत आसानी से मिल गया, हमने 10 रुपये दिए, 5 रुपये दिए, जो भी दिए हमें मिल गए, चीज़ मिल गई। लेकिन पता है उसको उगाने में, उसको बनाने में कितना टाइम और कितना पैसा लगता है, ठीक है, कितनी मेहनत लगती है। तो इसलिए हमें कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करें अगर कृषि के प्रकार की, तो अगर हम मेन बात करें तो कृषि मेनली 2 टाइप्स की होती है। एक टाइप वो होता है जो कि निर्वाह कृषि होती है, ठीक है। निर्वाह कृषि उसे कहा जाता है, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, निर्वाह कृषि उसे कहा जाता है जिसमें किसान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इतनी ही खेती करता है जिससे वो अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। उसमें उसका इंटेंशन पैसे कमाने का नहीं होता है, ठीक है। यानी उसको ज़रा सा भी ये नहीं होता कि भाई मैं इसे बेच के कुछ पैसे कमाऊँ। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने परिवार को जीवित रखने के लिए, उनकी ज़रूरियात के लिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि करते हैं, ठीक है। इसे हम लोग निर्वाह कृषि करते हैं। और दूसरा आपका वाणिज्यिक कृषि होती है, जो कि व्यापार की दृष्टि से की जाती है कि जब ये फसल बड़ी हो जाएगी तो हम इसे बेचेंगे, इससे पैसे कमाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा है विश्व में कृषि विभिन्न तरीक़ों से की जाती है, सबकी अलग अलग कृषि करने का तरीका हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कृषि को वर्गीकृत करें तो इस मुख्यतः ये 2 प्रकारों में वर्गीकृत की जाती है, एक निर्वाह कृषि, दूसरा वाणिज्यिक कृषि। अब क्या होता है, निर्वाह कृषि के भी कुछ प्रकार होते हैं और वाणिज्यिक कृषि के भी कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला ही आप पढ़ेंगे निर्वाह कृषि कहते किसे, तो हमने बता दिया कि इसमें जो कृषक है यानी कि जो किसान है वो सिर्फ अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे बनाता है, ठीक है। और इसमें पारंपरिक तरीक़े जो हैं उन्हीं का ही इस्तेमाल किया जाता है, पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए इसमें ज़्यादा बहुत ख़तरनाक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह नहीं लगाए जाते हैं। अब इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि पहला है गहन निर्वाह कृषि। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ साधारण औजार इस्तेमाल करेगा, भाई वो हल का और ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, थ्रेशर का या ट्रैक्टर का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेगा। और जब वो अपनी क्या नाम है, अपना श्रम देगा यानी मानव श्रम देगा, तो उसको मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगी, है ना। अधिक धूप वाले दिनों में भी काम करता है, खेत में मृदा डालना, है ना, ये सारी चीज़ें करना। तो एक वर्ष में 1 से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भाई उसे अपने परिवार का ही ख्याल रखना है, अपने परिवार के जीवन निर्वाह के लिए ही करना है, तो सब चीज़ें उसे खुद ही उगाना पड़ेगी, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें आदिम निर्वाह कृषि, तो इसमें क्या लिखा है, इसमें स्थानीय कृषि होती है जिसमें चलवासी पशुचारण वगैरह शामिल है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें स्थानांतरित कृषि किसे कहा जाता है, या 2 यहाँ पे आ गया ना कि आदिम कृषि में 2 चीज़ें शामिल है। तो पहला आपका आता है स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, दूसरा चलवासी कृषि किसे कहा जाता है। तो देखिए ये क्या लिखा है, अमेज़न बेसन में सघन वन जो क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय दक्षिणी, है ना, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका या दक्षिणी, इन सब चीज़ों में भारत के भागों में ये प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र
पुरजनन वाले क्षेत्रों में होता है। ठीक है, यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके अंतर्गत आपकी झूम खेती, मिलाप, ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें क्या करते हैं हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा के कृषि करते हैं। ठीक है, कतन एवं दहन के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अब मान लीजिए मैंने यहाँ कृषि, अगर मैं बार बार यहीं कृषि करती रहूँगी और मेरे पास इतना कुछ पैसा वगैरह नहीं है कि मैं इसको और अच्छे से ज़मीन को उपजाऊ कर सकूँ या इसमें खाद डाल सकूँ, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हमने यहाँ खेती करी। ठीक, उसके बाद यहाँ खेती ख़त्म करने के बाद यहाँ की जो खेती है उसको जला दिया कुछ समय के लिए। ठीक है, उसके बाद अब की यहाँ खेती करी, तब तक कि यहाँ की जो मिट्टी है वो पूरी तरह से उपजाऊ हो जाएगी। ठीक है, फिर अब यहाँ की कृषि को जला, यहाँ का अपना कृषि सब ले लिया, जो घास फूस बची सब जला दिया। उसके बाद अब यहाँ कृषि करी, तो ये झूम खेती के अंतर्गत आता है, जिससे ना एक जगह रुक के नहीं करते हैं, घूम घूम के पूरे में करते हैं। ठीक है, और इसको विश्व में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसा कि यहाँ आपको दिया गया है। ठीक है, अब क्योंकि आपका अक्सर क्वेश्चन में ये आ जाता है कि पूर्व उत्तरी भारत में इस कृषि को, स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। ठीक है, या आपका आ जाता है रोका, किस जगह पे रोका कहा जाता है, या ब्राज़ील में क्या कहा जाता है। तो इस तरह से घूम के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप रेडी रहिएगा इसको पढ़ के। अब हम बात करते हैं चालावासी पशुचरण, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या करते हैं ये लोग, वो पशु को पालते हैं, और पशु को पालने के साथ, अभी पशु पालेंगे तो उससे दूध, मांस, ऊन, खाल, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन क्या है, अब जब ये मवेशी पालेंगे तो उनको खाना भी तो देना होगा ना, तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जहाँ पे पानी होता है उसी के इर्द गिर्द पूरे स्थान पर बस जाते हैं और वहीं पे खेती वेती थोड़ी बहुत करते हैं अपने पशुओं के लिए। ठीक है, और इसमें मुख्यतः कौन कौन से पशु पाले जाते हैं, भेड़, ऊँट, मवेशी, याक, है ना, इसके अलावा बकरियाँ वगैरह, ये सब चीज़ें पाली जाती हैं जिनसे हमें कुछ फ़ायदा हो सके, दूध मिले, मांस मिले, ऊन मिले, खाल मिले, है ना। अब हम बात करते हैं वाणिज्य कृषि की, तो अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर ही दिया था कि वाणिज्य कृषि जो है वो बड़े बड़े पैमाने पे की जाती है और ये विक्रय के हेतु की जाती है, यानी कि हमारा इसमें जो मेन एम होता है वो यही होता है कि हम इसे बाज़ार में बेचेंगे। ठीक है, इससे हम अधिक पूंजी कमाते हैं। ठीक, तो ये सारी, और जब हम जाहिर सी बात है बड़े क्षेत्र में कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, तो इसमें हम इंसानों का काम मतलब सपोर्ट नहीं लेते हैं, इसमें हम किसका काम लेते हैं, किसका श्रम लेते हैं, मशीनों से काम लेते हैं। ठीक है, अब वाणिज्य अनाज जो होता है उसमें क्या है कि भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ हम अनाज उगाएंगे, जैसे गेहूँ, चावल, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है, इसी के अंदर मिश्रित कृषि आती है। तो मिश्रित कृषि उसे कहा जाता है जिसमें एक ही कृषि में कई तरह की फसलें उगा दी जाती है। जैसे मान लीजिए हमारी नानी के घर भी ऐसा होता था, ये आपका खेत है, तो इसमें क्या करते थे, एक ही समय में एक से ज़्यादा कृषि भी कर लिया करते थे। जैसे साइड में तो ठीक है, पशुओं के चरने के लिए जो चारा होता है वो बो दिया जाता था कि वो काट के पशुओं के लिए रख लिया गया, पानी लगा तो यहाँ पे मिल गया। उसके अलावा बीच में पूरे पे तोरई बो दी गई, तो साइड में यहाँ पे खीरे बो दिए जाते थे। तो एक ही समय में एक से ज़्यादा कृषि भी की जाती है। उससे फ़ायदा ये रहता है कि आप मान लीजिए खीरे जो है वो ज़्यादा पानी पिएंगे, तुरई जो है वो कम पानी पिएगी, तो जो आपका खेत है उसका जो उपजाऊपन है वो भी बराबर रहेगा और आपकी वेजिटेबल्स भी अच्छी आएंगी। मान लिए कभी धोखे से खेत में पानी ज़्यादा लग गया, वैसा ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि जो किसान होते हैं वो हद से ज़्यादा केयर करते हैं अपनी खेती का, है ना। लेकिन मान लिया अगर कभी लग गया धोखे से, तो ये है कि वहाँ पे खीरा है वो उस पानी को ऑब्जॉर्व करेगा और आपकी तुरई को ख़राब नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये अलग अलग जगहों पर होती हैं जैसा कि आपको यहाँ दिया गया। इसके बाद रोपण कृषि, रोपण कृषि उसे कहा जाता है जो जैसे आपके यहाँ देखिए लिखा है चाय, कहवा, काजू, रबड़, है ना, ये एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि होती है जिसमें ये सारी चीज़ें उगाई जाती है। इसमें बहुत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये सारी रोपण कृषि होती हैं और इनको रोपण किया जाता है, एक एक करके लगाया जाता है। इसमें हम बीज डायरेक्ट नहीं बोते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसमें आपका चाय वगैरह का जो एग्जाम्पल है, कॉफ़ी, चाय, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुख्य फसलों की। तो कौन कौन सी फसलें, क्योंकि भाई कुछ फसलें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि चावल। तो आप इसे पढ़ेंगे कि चावल कहाँ होते हैं, भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र, इन जगहों पे चावल होते हैं, है ना।
तो इस तरह से आप इन सबको खुद से पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी, और इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि जहाँ जो आ रहा है उसको ज़रा मैप में भी एक बार देखते चलेंगे, क्योंकि कभी कदार ये कहा जाता है कि चावल की खेती वाले स्टेट्स जो हैं उनको मैप में फिल कीजिए, ठीक है, या विश्व में कौन कौन सी जगहें हैं। विश्व वाला मैप तो खैर इसमें नहीं आएगा आपका, लेकिन अगर स्टेट वाला आता है तो आप इसे ख्याल रखेंगे। अब जैसे गेहूँ है ना, तो गेहूँ किस जगह पे होता है। इसके बाद अगर हम बात करें मिलेट किस जगह पे होती है, ठीक है, ये भी, ये देखिए ना, ये मोटे अनाज के रूप में भी वो जाने जाते हैं, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ मक्का है, कपास है, या फिर आपका पटसन है, या आपकी कॉफ़ी है, तो ये किस इलाक़ों में होती है। चाय है, ठीक है, किन इलाक़ों में होती है, इनको होने का क्या कारण है, किस तरह से की जाती है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है कृषि का विकास। कृषि का हम विकास कैसे कर सकते हैं, तो ये आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से कृषि के क्षेत्र में धीरे धीरे विकास आ रहा है ना। अब जैसे सिंचाई के लिए पहले लोग नदी को काटते थे, अब क्या है भाई, डायरेक्ट ट्यूबवेल आ गए हैं, ठीक है। या इसके अलावा उर्वरक वगैरह के लिए लोगों को जो भैंस वगैरह का जो मल वगैरह होता है या पत्ती वगैरह होती है उससे बनाना पड़ती थी खाद, लेकिन अब क्या, अब उसकी जगह पे उर्वरक आ गए हैं, अधिक उपजाऊ वाले बीज आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कृषि का विकास कर रही हैं। इसी के साथ साथ आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो है वो बहुत ज़्यादा अभी नहीं आया है इतना, क्योंकि अभी हम विकसित नहीं हुए पूरी तरह से, है ना, अभी हम विकास कर रहे हैं, ठीक। इसी तरह से देखिए आपको उदाहरण के लिए भारत का एक फॉर्म दिखाया गया है कि एक बड़ा सा फॉर्म उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर में जो है वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, किस तरह से किसान अपना ट्रैक्टर से हल के ज़रिए पूरे खेत को करता है, किस तरह से उसकी खेती बाड़ी करता है, सारी चीज़ें, ठीक है, और कितनी मेहनत के बाद उसकी फ़सल तैयार होती है और उसके बाद गवर्नमेंट उससे किस तरह से ले लेती है। इसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट में देखिए यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फॉर्म दिखाया है कि किस तरह से वहाँ लोग खेती करते हैं, तो कैसे वो लोग बड़े बड़ी मशीनें और किस तरह से गवर्नमेंट उन्हें वो मशीनें फ्री में दे देती हैं और वहाँ के लोग इंसानों की तरह उसे यूज़ करके वापस भी करके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये चैप्टर आपका इस तरह से पूरा चलता रहता है और ये आपका लास्ट में आगे कंप्लीट होता है। अब आपके यहाँ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, टिक मार्क हैं, कारण बताइए हैं, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 अंतर स्पष्ट कीजिए तक मैं आपको सारे कराऊंगी। इसके बाद ये आपका क्रियाकलाप है, ये आप खुद से करेंगे अगर आपके टीचर्स कहते हैं, अदरवाइज़ आप इन्हें स्किप कर देंगे। ये आओ खेलें, ये सारी चीज़ें आप खुद से करेंगे और अगर टीचर्स कहते हैं तो ही करेंगे, वरना ये पेपर वगैरह में नहीं आती हैं और ये कोई इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको ख़त्म करते हैं और क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेते हैं जल्दी से। अब देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, कृषि क्या है, तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे, फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों, है ना, को उगाना या पशुपालन से संबंधित जो भी सभी क्रियाएं हैं ये सब कृषि कहलाती हैं, ठीक है, और ये सब एक प्राथमिक क्रियाएं हैं। इसी तरह से आपको यहाँ दूसरा क्वेश्चन लिखा है, उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। तो कौन कौन से कारक हैं जो कृषि को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले होता है स्थल आकृति, यानी कि वहाँ की ज़मीन कैसी है। नंबर 2 कि उसकी मृदा कैसी है, यानी मिट्टी कैसी है। और नंबर 3 वहाँ की जलवायु क्या है, मौसम कैसा है वहाँ का, ठीक है। यही मेन कारण होते हैं जो आपकी जो भी फसल है, जो भी कृषि है, उसे प्रभावित करते हैं। इसके अलावा हम लोग पानी का क्या सोर्स है ये भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि वहाँ पानी कितना है, ठीक है। तो यही आपके मेन कारक होते हैं। अब यहाँ आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्थानांतरित कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानियाँ हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि झूम खेती को कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और उसके बाद ही फसलों को उगाया जाता है, जिससे जो भूमि है वो अधिक उपजाऊ हो जाए। और जब भूमि की उर्वरकता यानी कि जो उसका उपजाऊपन है वो समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद जो है भूमि को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे की जाती है, पहले यहाँ की, फिर यहाँ की, फिर यहाँ की, इसे झूम खेती कहते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि मृदा का अपरदन होता है, जो वन है उनको काटा जा रहा है ना, और आपका पर्यावरण भी प्रभावित होता है। भाई आप पहले तो पेड़ों को काट रहे हैं, वो उससे प्रभावित हो रहा है, फिर उसके बाद जब आप उन्हें जला रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उसको प्रभावित कर रहा है ना। तो ये सब इसकी हानियाँ हो गई। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, रोपण कृषि क्या है।
क्वेश्चन नंबर 4, तो रोपण कृषि किसे कहा जाता है? तो देखिए ये रोपण कृषि जो होती है ये वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार होती है, यानी ये आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, ये कोई घर में खाने के लिए नहीं की जाती है, ठीक है। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको श्रम की भी ज़रूरत होती है, यानी लेबर की भी ज़रूरत होती है और पैसे की भी ज़रूरत होती है। इसमें वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसमें जो है आपकी वैज्ञानिक विधियाँ जो होती हैं, जैसे कि चमत्कारी बीजों का डालना या फिर आपकी ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ की जाती हैं, ठीक है। अच्छी खाद डालना, पेस्टिसाइड का यूज़ करना। इसके बाद इसमें लास्ट में आपका लिखा है, इसमें मुख्यतः चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला आदि की जो फसल है वो उगाई जाती है, वो इसके अंतर्गत इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका यहाँ लिखा है, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? तो आप इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, आपको पॉइंट्स में आंसर दिए गए हैं, वैसे भी आप लोग पॉइंट्स में ही आंसर लिखा करें तो उसके नंबर ज़्यादा मिलते हैं आपको। तो देखिए यहाँ लिखा है आपका कि किस प्रकार से मदद करती है, तो देखिए उनको जो है जो पैसे हैं, बीज वगैरह है वो कम पैसों में देती है ना, जो आपके उर्वरक है या कृषि उपकरण है या कीटनाशक दवाइयाँ हैं उसमें आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ठीक है। और उसके बाद जो अधिक उपज वाले बीज है और उर्वरक है ये सब अच्छी और बड़े पैमाने पर भी उन्हें दिलवाती है, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है, सरकार कृषि उत्पादकों के भंडार तथा वितरण की सुविधा भी प्रदान करती है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको सही उत्तर को चिन्हित करना है, ठीक है। तो लिखा है, उद्यान कृषि का अर्थ है, तो उद्यान का मतलब क्या होता है? जिसमें फल और सब्जियों को उगाया जाए, ठीक है। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, तो उससे हम किसे कहते हैं? पटसन से कहते हैं, ठीक है, सुनहरा रेशा। उसके बाद यहाँ लिखा है, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है, तो सबसे ज़्यादा जो उगती है वो ब्राज़ील में उगती है, ठीक है, क्योंकि जो आपकी कॉफ़ी होती है ये सीढ़ी नुमा वाले उस पे होती है, ठीक है, ठंडे इलाकों में होती है। इसके बाद देखिए लिखा है, कारण बताइए, ठीक। तो कारण बताइए में यहाँ लिखा है, भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, तो अब इसका कारण बताना है। तो बिल्कुल ठीक बात है, प्राथमिक क्रिया कृषि है क्योंकि इसके अंतर्गत सारी क्रियाएँ शामिल हैं जो भी प्राकृतिक से सीधी की जाती हैं, जैसे कि फलों को, फसलों को, सब्जियों को, फूलों को उगाना या पशुधन करना, पशुपालन करना, ये सारी चीज़ें आती हैं और ये एक प्राथमिक क्रिया है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो ये कृषि है या जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, इसमें हमारा देश जो है वो, हमारे देश की 2/3 जो आबादी है वो कृषि पे ही निर्भर करती है, ठीक है ना। आगे लिखा है, विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि हर जगह की मृदा और ये सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी हमें कोई फसल उगानी होती है तो उसके लिए हमें 3 घटक चाहिए होते हैं। नंबर 1 क्या चाहिए था? आपकी स्थल आकृति, नंबर 2 हमें चाहिए होता है मृदा और नंबर 3 हमें चाहिए होता है जलवायु। तो ये तीनों चीज़ें हर प्रदेश की अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए देखिए यहाँ लिखा है, विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेश में अलग इसलिए उगाई जाती हैं क्योंकि जो प्रदेश है वहाँ की स्थल आकृति, मृदा, जलवायु ये सब विभिन्न होती है, ठीक है। तो जब ये सब अलग होंगी तो फसलें भी अलग होंगी, क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब फसलें एक ही उसमें उग जाएं, है ना। कुछ फसलें ऐसी होती है जो सर्दी के मौसम में उगती है, कुछ फसलें ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा सर्दी चाहती हैं, है ना। कुछ फसलें ऐसी होती है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे उगती है, कुछ ऐसी फसलें होती है जो गर्मी में उगती है लेकिन पानी ज़्यादा पीती हैं, कुछ फसलें ऐसी होती है जो बिल्कुल रेत में ही उगती हैं, है ना। तो जैसी जैसी फसलें होती हैं उनको जैसी जलवायु चाहिए तो वो उसी स्टेट में, उसी प्रदेश में होंगी जहाँ पे उनके अनुकूल जलवायु हो, स्थल आकृति हो, ठीक है। अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 4 आता है, इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है, तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ आपको लिखा है, प्राथमिक क्रियाएं और तृतीय क्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अब ये प्राथमिक क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं क्या है, ये भी जब हम आपको पढ़ा रहे थे तब हमने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अब प्राथमिक और तृतीय में पूछ लिया गया है, अक्सर प्राथमिक और द्वितीय में भी पूछ लिया जाता है और कभी कभार ऐसा होता है कि आपका द्वितीय और तृतीय में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको कर लेंगे। तो देखिए प्राथमिक क्रियाएं वो होती हैं जो सीधा प्रकृति से संबंधित होती हैं और तृतीय क्रियाएं वो होती हैं जो प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं को सेवा सहयोग प्रदान करती हैं, ठीक है। इसमें कृषि, मछली पालन या आपकी वानिकी ये सारी चीज़ें आती हैं, जबकि इसमें यातायात, बैंक ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा है, निर्वाहित और गहन कृषि में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। तो आपने भी जाना था कि निर्वाहित कृषि जो होती है ये केवल परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, जबकि ये एक छोटे भूमि के टुकड़े पर की जाती है। इसमें परिश्रम अधिक लगता है लेकिन उत्पादन कम प्राप्त होता है।
ठीक है। इसमें क्या लिखा है, निर्वाह कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में केवल एक ही फसलों को उगाया जाता है, जबकि गहन कृषि जो होती है उसमें एक वर्ष में एक से ज़्यादा फसलें उगाई जाती है, 2 या 3, मतलब शुरू के 6 महीने एक फसल उगा दी गई, अगले 3 महीने एक उगा दी गई, अगले 3 महीने एक उगा दी गई, इस तरह से इसमें, या शुरू के 4 महीने एक, उसके बाद एक 4 महीने, फिर अगले 4 महीने कुछ और, मतलब एक साल में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, एक से ज़्यादा, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है, इसमें कृषि के परंपरागत तरीकों का उपयोग किया जाता है, जबकि इसमें जो है इसमें प्रति इकाई पूंजी और श्रम की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, यानी कि इसमें परंपरागत तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, किसान सारा काम खुद से करेगा और अपने हाथों से करेगा, और जो भी खाद या जो भी पेस्टिसाइड वगैरह डालेगा वो सब प्राकृतिक डालेगा, तो परंपरागत तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें कोई भी तकनीक और आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं होता है, जबकि इसमें जो है आपकी पूंजी और श्रम ज़्यादा लगता है और हर तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ये वाला क्वेश्चन अंतर स्पष्ट कीजिए भी कंप्लीट होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो आपका लास्ट का क्वेश्चन था जिसमें आपको फिलअप करना थे, तो उसमें देखिए ये मैंने आपको दिखा दिए है कि पहला मेज़ है, दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति है। आप लोग जानते हैं हरित क्रांति क्या है? मेरे ख्याल में आप लोगों को नहीं बताया गया है, चलिए मैं थोड़ा सा बता दूंगी अभी आपको। उसके बाद यहाँ गेहूँ, निर्वाह कृषि, डेयरी फार्म, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये आप इसमें से भर लेंगे, अगर आपको भर लिया है तो आप मैचिंग कर सकते हैं, ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बता देती हूँ, इसमें क्योंकि आ गया है हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, तो मैं आपको बता देती हूँ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है। तो ये एक क्रांति थी जिसके अंतर्गत इन्होंने क्या करा था कि खेती को अच्छा करने के लिए कहा गया था कि हमें मतलब ऐसा करना चाहिए कि कम लागत में, कम श्रम में हमें अच्छे से खेती मिल सके। तो उसके लिए ना चमत्कारी बीज करके नए बीज लाए गए थे। उन बीजों का ये था कि उन्हें कम लागत होती थी, लेकिन उनकी उपज बहुत अच्छी होती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। जब आप लोग 9th क्लास में आएंगे तब आप हरित क्रांति के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल बस आप इतना जानें कि हरित क्रांति जो थी ये एक क्रांति चलाई गई थी जिसका उद्देश्य जो था मेन वो ये था कि हम किस तरह से जो फसलें हैं उनको अच्छा कर सके, कम लागत कम श्रम में अधिक मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आज की वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।